नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं पप्पू यादव के उस कथन के बारे में, जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई जैसे ड्रेडेड क्रिमिनल के खिलाफ एक तरीके से चुनौती पेश की। उन्होंने कहा है कि अगर कानून इजाजत दे दे तो 24 घंटे के भीतर इस 2 टके के अपराधी के नेटवर्क को नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। ये पप्पू यादव के बयान है। सवाल यह है कि पप्पू यादव ने एक लाइन तो जोड़ दिया कि कानून इजाजत दे दे, पर गंभीर सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव इतने ज्यादा ताकतवर हैं क्या कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात अपराधी के नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। कहा जाता है कि उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में काम करता है और वो अब तो दाऊद जैसे बड़े अपराधी को चुनौती पेश कर रहा है। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देना पप्पू यादव के दिल से निकला हुआ दर्द है या पप्पू इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? पप्पू इस अवसर में भी फायदा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पप्पू क्यों कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि देश में हिंजड़ों की फौज है? बहुत बड़ा स्टेटमेंट। और सवाल यह उठता है कि एक जेल में बैठा हिस्ट्री सीटर एक से एक लोगों को मरवा रहा है, कभी करनी सेना के मुखिया को, कभी मूसेवाला को, अभी एक नेता उद्योगपति को। तो आखिरकार हम इसको टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जिस तरीके से राजनीति गरमाई है उसमें पप्पू ने काफी माइलेज ले लिया। पप्पू के स्टेटमेंट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही। अब सवाल उठता है कि पप्पू के स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या पप्पू यादव अभी भी बाहुबली हैं? क्या पप्पू यादव का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को नष्ट नाबूद कर देंगे अगर कानून इसकी इजाजत दे दे? तो क्या पप्पू यादव के पास भी उतना बड़ा नेटवर्क है? कई तरह के सवाल हैं। आखिर किस दम पे पप्पू यादव ने यह बात कही है या इसमें महज पॉलिटिक्स है? ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुधांशु कुमार जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय कुमार झा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनय कुमार जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। विनय जी, पप्पू यादव के इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा कम से कम भारत में अभी कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर है। लोग उससे डर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के पास सुरक्षा व्यवस्था थी, पर उसको भेदते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी, करनी सेना के मुखिया की हत्या कर दी, मूसेवाला की हत्या कर दी। लॉरेंस बिश्नोई इस कदर चर्चा में है और कहा यह जा रहा है कि अब वो दाऊद जैसा खतरनाक नेटवर्क बना चुका। तो पप्पू यादव क्यों आगे बढ़ करके उसको सीधी चुनौती दे रहे हैं और उसमें एक टैगलाइन लगा दे रहे हैं कि कानून इजाजत दे तो 2 टके के इस अपराधी का नेटवर्क 24 घंटे में नष्ट नाबूद कर दूंगा? इसको आप कैसे देखते हैं? पप्पू यादव जो है काफी तेज तर्रार नेता है। उनका ये बयान कई मायनों में है, उसको समझना पड़ेगा। एक तो बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले, गोपालगंज के मूलतः रहने वाले थे और मुस्लिम समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो एक तो पप्पू यादव अपने को मुसलमानों के नजदीक लाने के लिए भी इस तरह का उन्होंने बयान दिया। दूसरा, जो पप्पू यादव की छवि है, बाहुबली की जो छवि रही है, वो छवि में कहीं कोई डेंट न लगे, इसलिए भी वो पप्पू यादव ने इस तरह का बयान दिया कि आज भी वो इतने ताकतवर हैं कि अगर कानून इजाजत दे तो जिसको चाहेंगे तो नस्ल नाबूद कर देंगे। भाई, कानून तो इस तरह का कभी इजाजत दे ही नहीं सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। और उनके जो नेता, जिस पार्टी से वो अपने को एसोसिएट मानते हैं, कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तो बराबर संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी, कि भाई संविधान से देश चलेगा। तो भाई संविधान में तो कहीं इस तरह की इजाजत
कोई कानून तो दे ही नहीं सकता है। लेकिन चूंकि पप्पू यादव बाहुबली हैं और वो अपने को सिद्ध करना चाहते हैं कि आज भी वो इतने ताकतवर हैं कि अगर किसी को चाहेंगे तो नस्तानाबूद कर देंगे। पप्पू यादव की पहचान ही रही है बाहुबली के रूप में, और लड़ने भिड़ने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान रही। दूसरी तरफ वो जानते हैं कि पूर्णिया से जीते हैं सांसद हैं। पूर्णिया और वो सीमांचल का इलाका, वहाँ मुस्लिम आबादी काफी है। तो उस आबादी में, क्योंकि उस आबादी, मुस्लिम आबादी में एक वर्ग है जो इनको बड़ा पसंद करता था। एक तो बिहार के थे, गोपालगंज के रहने वाले थे, तो उसके कारण इनको बहुत लोग, बाबा सिद्दीकी बड़ा पॉपुलर आदमी थे और हर बार बड़ा जलसा कराते थे बॉम्बे में। होटल ताज में ही पिछला बार इनका जलसा हुआ था। बिहार के भी कई नेता उसमें गए थे। तारिक अनवर के बड़ा नजदीकी थे। अखिलेश प्रसाद सिंह भी उस जलसे में पिछले वर्ष गए थे। मुझे भी उस समय, मैं भी उस समय मुंबई में था, मैं भी जलसे में शामिल हुआ था। तो ये बड़े पॉपुलर लीडर वहां रहे। इसलिए आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव एक तीर से दो शिकार करने का काम कर रहे हैं। नहीं, पर मुसलमानों एक में अपनी तीर से लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि पप्पू यादव कहीं बड़े शिकार के चक्कर में बड़ी आफत मोल ले रहे हैं? सवाल ये उठता है, पप्पू यादव बड़ी मुश्किल से अपने बाहुबली इमेज से बाहर निकल पाए हैं। अब वो इस इमेज में आए हैं कि लोगों की बड़ी मदद करते हैं, बुरे वक्त में खड़े रहते हैं, उनका अपराध से कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि 90 के दशक के पप्पू यादव और 2024 के पप्पू यादव में बहुत बड़ा फर्क है, वो साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन पप्पू यादव ने किसको किसको धमकी दी है? सवाल ये है, क्या मुस्लिम अपीजमेंट अगर वजह है, तो आपको ये नहीं लग रहा कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि सलमान खान को टेरराइज कर रहा है, सलमान खान को धमकी दे रहा है, बाबा सिद्दीकी को लेकर के एक बड़ा पोस्ट वायरल हो रहा है कि उन्होंने उनके उनके साठगांठ दाऊद इब्राहिम से थे। लॉरेंस बिश्नोई एक तरीके से काफी अलग मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि वो एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा कर रहा है जो कि दाऊद इब्राहिम के भी नेटवर्क को क्रश करेगा। दरअसल ये भी बात करने की वो कोशिश कर रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं अजय झा जी, पप्पू यादव इस तरह की पॉलिटिक्स कर क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको नहीं लग रहा कि लॉरेंस बिश्नोई को सीधा धमकी देने का मतलब है कि जिस तरीके से सलमान खान को बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है, पप्पू यादव को भी बढ़ानी पड़ जाएगी? निश्चित तौर पर ये बड़ा ही कंट्राडिक्टरी है। ये कंफ्यूजिंग भी है। आखिर ऐसा पप्पू यादव जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी विनय जी ने भी कहा कि उनकी जो एक छवि थी, उस छवि से वो बाहर निकल करके आए हैं और एक बल्कि आप कह सकते हैं कि लोगों के बीच, खास करके जो तकलीफ में, जो हार्डशिप में जो लोग गुजरे हैं। पटना में भी हम लोगों ने देखा था कि जब एक बार फ्लड आया था तो उसमें वो किस तरह से लोगों के साथ खड़े थे। उसी तरह से वो, अब उनकी छवि बिल्कुल उन्होंने अपनी बदल ली है और उसके बाद फिर अपनी उसी छवि की ओर वापस जा करके मुझे मुझे तो सिर्फ इतने दो तीन चीजें लगती हैं। एक तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज वो सिर्फ सीधे तौर पर देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही मान्य हैं और हर एक सेक्शन में मान्य हैं। वो हिंदू कम्युनिटी में मान्य है, मुस्लिम कम्युनिटी में मान्य है, वो सबों का नेतृत्व वो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। वो एक ये बात कहना चाह रहे हैं। और हालांकि वो इसमें चुप रह सकते थे, लेकिन अब चूंकि वो पॉलिटिक्स में वोकल हैं, जहां भी वो ऐसा इम्पोर्टेंट कोई इशू आता है तो अपनी बातों को रखते हैं। अब इसका इम्पैक्ट तो क्या पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को तो उन्होंने जरूर ही नापा जोखा तोला होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता है, मेजर तो नहीं किया जा सकता है कि दोनों में किसकी शक्ति कहाँ तक कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर जहाँ तक मैसेज ट्रांसफर और ट्रांसमिट करने की बात है, उसमें ये जरूर सफल हुए हैं उस कम्युनिटी के बीच जहां वो देना चाहते हैं कि भाई वो सबों के साथ खड़े हैं नहीं, और एक तरह से मैं वो इस चैलेंज भी कर रहे हैं। अभी जो सत्ता है, दिल्ली की सत्ता, महाराष्ट्र की सत्ता, उसे भी वो चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड हैं।
तो वो अपने अपना जो उनका लीडरशिप है उससे भी एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई मुझे आप लोगों ने उस तरह से तो रखा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथी हूँ और मैं आपके हर एक मूव में साथ हूँ। तो वो एक साथ दो तीन वो चेस का मूव की तरह आप कह सकते हैं कि नहीं, उन्होंने चलाया, और चलिए, बहुत ही पर स्मार्ट मूव है, पॉलिटिक्स लेकिन बहुत ही पॉलिटिक्स खतरनाक कर भी है। नहीं, पर पॉलिटिक्स करते करते आप इस लाइन को अख्तियार ना कर लें कि आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाए, लोगों में आप उठ बैठ ना सके। सवाल ये बिल्कुल। उठता है कि जिस जिस व्यक्ति ने सलमान खान जैसे बड़े स्टार की नींद हराम कर दी है, जिस व्यक्ति का गैंग देश ही नहीं उसके बाहर 6 देशों में ऑपरेट करता हो, जी जो हाँ। व्यक्ति किसी को चैलेंज करके हत्या करता हो, क्योंकि सवाल हम लोग आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर सुधांशु, हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के नेता थे, उनकी पार्टी सत्ता में, और दूसरी बड़ी बात उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा मिली हुई, और इस सब के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मार देता है, उनकी हत्या कर देता है, और उसके बाद पप्पू यादव जिनका अब अपराध से नाता नहीं रहा, बड़े बाल बाल बचे हैं, नहीं तो आनंद मोहन की तरह उनकी भी स्थिति बड़ी खराब हो रही थी, लंबे समय तक वो जेल में रहे। ठीक है, अजीत सरकार की हत्या में आरोपी बने थे, कई तरह की हत्या में आरोपी बने थे, पर उनका जो बाहुबल था वो बिहार के भीतर था। लॉरेंस बिश्नोई का बाहुबल सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी 6 देशों में। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह का स्टेटमेंट देने का 2 ही मतलब होता है, या तो आपका नेटवर्क अभी भी इतना एक्टिव है कि आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात अपराधी को चुनौती दे सकते हैं, नहीं तो इसका दूसरा मतलब है कि आपको गंभीर रिस्क लेने की आदत बन गई है। आप सीमांचल के नेता बनना चाहते हो, जहां पे 65% तकरीबन मुस्लिम आबादी है। आप किशनगंज जिला है, वहां भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पूर्णिया में भी 5 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। कटिहार में भी बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पप्पू यादव सीमांचल को एक अलग स्टेट बनाने की मांग भी करते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात करके आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे, कहीं पॉलिटिक्स में आप इतना तो नहीं बह जा रहे हैं कि बहुत बड़ी आफत मोल ले रहे हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट से सिर्फ यही साबित नहीं होता कि वो बड़ी आफत मोल रहे, इस स्टेटमेंट से ये भी साबित होता है कि क्या पप्पू यादव इतने बड़े बाहुबली हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में नष्ट नाबूद कर देंगे? क्या इतने बड़े अपराधी हैं, इतने बड़े बाहुबली हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है? ये सवाल तो उठता है। देखिए पंकज जी, दरअसल मैं इस बयान को केवल इस नजरिए से देख रहा हूँ कि एक विपक्ष के नेता का बयान है और बहुत कैलकुलेटेड है वो। और पप्पू यादव जिस उम्र से राजनीति कर रहे हैं, आज जहाँ तक पहुंचे हैं, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, उनकी राजनीतिक समझ बड़ी गहरी है। तो जो आप कह रहे थे ना, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बयान दिया है। और देखिए बयान में आप जब वो लास्ट में जाकर कह रहे हैं कि भाई हमको आप मौका दे दीजिए और हम ये उसका नेटवर्क खत्म कर देंगे, वो वहां तो वो बयान जो है थोड़ा दिक्कत पेश करने वाला है। अदरवाइज जो बातें वो कह रहे हैं, एक व्यक्ति जो भारत के जेल में बैठा हो और भारत के जेल में बैठकर हत्याएं करवा रहा है, और कोई सामान्य हत्याएं नहीं करवा रहा, देश की प्रमुख हस्तियों की हत्याएं करवा रहा है, किसी नेता की हत्या करवा रहा है, मंत्री की हत्या करवा रहा है, एक सिंगर की हत्या करवा दिया, और एक बड़े स्टार को धमकी दे रहा है, और एक बार नहीं धमकी दे रहा, खुलेआम धमकियां दे रहा है, और भारत के कुछ प्रमुख चैनलों पर उसके इंटरव्यू चलाया जा रहा है। तो वो कोई मतलब उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो पूरे भारत की सत्ता को चुनौती दे रहा है, वो पूरे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। तो उस स्थिति में एक नेता जो विपक्ष का नेता है उसका बयान इस तरह का होना चाहिए। जो दूसरी बात आप कह रहे हो उसमें देखिए, जो बयान दे रहे हैं उसमें ऑब्वियस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो आप बातें कह रहे थे नहीं, नहीं, लगभग देखिए, मेरी उसमें मैं होती इस है। बात से बिल्कुल मैं खुद से असहमति नहीं देता, मैं असहमति नहीं दे रहा हूं प्रोफेसर सुधांशु कुमार, कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि पूरे इंडियन सिस्टम को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, सबके लिए बड़ी चुनौती है कि एक व्यक्ति किस तरीके से कह कहकर
नामचीन व्यक्ति को खत्म कर रहा है। पर सवाल यह है कि उस व्यक्ति का पैरेलल नेटवर्क इस तरह का बन चुका है जैसा कभी दाऊद इब्राहिम का होता था। अब दाऊद इब्राहिम और इस व्यक्ति में फर्क क्या है? दाऊद इब्राहिम देश से बाहर रह करके अपना नेटवर्क चलाता है और ये व्यक्ति यहीं के जेल में रह करके अपना नेटवर्क चला रहा है। यही फर्क है। इस व्यक्ति का भी 6 देशों में अपराध करने और कराने की क्षमता है, जिसको पूरी दुनिया मानती है और मीडिया में ये रिपोर्टेड है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में जो लड़ाई चल रही है, मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकली टिल्ट कर रहा हूं, आप इसका राजनीतिक असर देखिए। बिहार में लड़ाई इन दिनों मुसलमानों के वोट को लेकर के जबरदस्त तरीके से चल रही है। मुसलमानों के वोट को हथियाने के लिए प्रशांत किशोर भी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन तो ये मानता है कि उनका वाजिब हक है और आधार वोट बैंक ही उनके मुसलमान। पिछले चुनाव में असुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे थे और पप्पू यादव भी स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं आपको यह दिखाई नहीं पड़ता कि ये प्योर एंड प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और एक बड़ा रिस्क लिया गया है इस संदर्भ में कि बाबा सिद्दीकी भी गोपालगंज से थे, लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की है और इसलिए पप्पू यादव इस तरह की बात कर रहे हैं ताकि सीमांचल में जो बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, वो पप्पू यादव को अपना रहनुमा माने, अपना रॉबिन हुड माने और सबसे ज्यादा लोगों को, खास तौर पर मुस्लिम वोटों को साधने में पप्पू यादव ही कामयाब होते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, पूरी सहमति है पंकज जी। देखिए, एकदम मैंने कहा शुरू में ये कहा कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक दल के नेता का बयान है और वो राजनीतिक दल का नेता विपक्ष का है और सरकार के ऊपर ये एक तरह का राजनीतिक वो बयानबाजी कर रहे हैं। और आप जैसे एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, जो आप बात कर रहे हैं कि जो सीमांचल का मामला है और चूंकि एक मुस्लिम बड़े नेता की हत्या हुई और बड़े नेता में भी बहुत पॉपुलर नेता की हत्या हुई और उसका इम्पैक्ट है पूरे देश के स्तर पर। इम्पैक्ट जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो रही है तो उसका इम्पैक्ट खास करके अगर अल्पसंख्यक समाज को देखेंगे तो उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट है। उसमें एक निराशा की स्थिति है कि भाई इस तरह के कैसे क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा में रहने वाले व्यक्ति की हत्या हो रही है। तो पप्पू यादव रिस्क ले रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं, रिस्क में कैलकुलेशन है, हवा हवाई नहीं है। और दूसरी बात एक आप बताओ, खाली अल्पसंख्यक का मामला नहीं है। देखिए, कोई भी एक इस देश का नागरिक इस बात से परेशान है कि एक व्यक्ति भारत के जेल में बैठकर भारत के प्रमुख नागरिकों की हत्या करवा रहा है, तो क्या आप और हमको परेशानी नहीं हो रही? हम आप दुखी नहीं हो रहे? तो उसमें अगर कोई व्यक्ति आकर ये बयान दे और हम हो सकता है कि हमारे आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि हम सरकार नहीं, से पर सवाल पूछें ये कि आप हो कैसे? प्रोफेसर सुधांशु कुमार जो आप बोल रहे हैं, मैं आपसे पार्शियली सहमत हूं, पर यह बयान तो मूसेवाला की हत्या के बाद तो नहीं आया। सवाल यह है, इस तरह का दर्द तो मूसेवाला की हत्या के बाद नहीं आया, करनी सेना के प्रमुख की हत्या के बाद नहीं आया। ये दर्द, ये गुस्सा, ये चुनौती पप्पू यादव द्वारा तब दी गई है जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। विनय कुमार, आपको नहीं लगता कि ये सारा गुस्सा जो है उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति छिपी हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के पॉलिटिक्स किया गया है जिससे देश के स्तर पर चर्चा हो कि ये एक ऐसा राजनीतिज्ञ है जो लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे सकता है और वो ये कह रहा है कि अगर कानून हमारा साथ दे तो 24 घंटे के अंदर उसके पूरे नेटवर्क को नष्ट नाबूद कर देंगे। ये गुस्सा मूसेवाला की हत्या के बाद हमने नहीं देखा, ये गुस्सा हमने करनी सेना के प्रमुख की हत्या के बाद नहीं देखा, ये गुस्सा हम बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि इसमें आपको पूरी पॉलिटिक्स नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, वो रिस्क लेते रहे हैं और वो रिस्क ले लेकर यहां तक पहुंचे हैं। एक और बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने और जिसमें राजनीतिक रिस्क भी है, लाइफ का रिस्क भी है, हर तरह का थ्रेट है। कल को अब ये भी कहेंगे हमें इस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि हमें लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है, हमने उसको चुनौती दी। क्या कहते हैं विनय जी? नहीं, देखिए, पप्पू यादव अल्पसंख्यक वोट को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह का बयान दिए और इससे इन पर कोई खतरा उतरा नहीं है पप्पू यादव। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे 89 में द भारत टाइम्स में, तो राजेंद्र माथुर जो उस समय देश के सबसे बड़े संपादक थे, एक संवाददाता ने उससे पूछा धनबाद का, तो धनबाद उस समय बड़ा क्राइम जोन हुआ करता था, कोयला के लिए बड़ा विख्यात जगह था।
तो वहां के संवाददाता ने पूछे, भाई यहाँ गैंगवार होता है तो गैंगवार की रिपोर्ट को हम लोग किस तरह से रिपोर्टिंग करें? तो उन्होंने कहा था, माथुर साहब जो कि बहुत बड़े संपादक थे, देश के बड़े पत्रकार रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, गैंगवार में जो लोग क्रिमिनल शामिल होते हैं वो भी कुछ प्रसिद्धि अपना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरे बारे में लोग जाने। तो जब तक डायरेक्ट उन पर कोई आप आक्रमण नहीं करिएगा, कोई उनके अड्डा के खिलाफ नहीं लिखिएगा, तब तक तो वो आपके खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि वो भी प्रचार चाहते हैं। और जब उनका गैंग का प्रचार होता है तब तो उनकी शक्ति बढ़ती है, उनका आतंक बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने ये बिश्नोई का प्रचार एक तरह से किया। ये बिहार के इलाके में बिश्नोई को जानने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन पप्पू यादव ने इस तरह का बयान देके बिश्नोई का ही प्रचार किया। और इससे मुझे नहीं लगता है कि बिश्नोई बहुत नाराज होंगे और पप्पू यादव के जान पर कोई खतरा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पप्पू यादव के बारे में उनको उनके पास भी फीडबैक है कि पप्पू यादव तो भाई सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में अपने फायदे के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं पप्पू यादव। और बिश्नोई समाज, देखिए बिश्नोई समाज, वो जो आप फिल्म एक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो काला हिरन की हत्या हुई थी, क्योंकि बिश्नोई समाज काला हिरन को अपना धर्म से जोड़कर देखता है, तो बिश्नोई समाज उसके खिलाफ शुरू से एक तरह से नाराज रहा। तो कई नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई जिस एक्टर ने ऐसा किया उनको माफी भी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समाज से। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार और जो बॉम्बे का मामला है, पप्पू यादव टोटली पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फायदे की बात कर रहे हैं। वो अपना माई समीकरण, यादव और मुसलमान का समीकरण ठीक करने की बात कर रहे हैं, और अपना आधिपत्य, चूंकि जो दबंग विधायक होते हैं या दबंग नेता होते हैं, तो उनका मैसेज समाज में रहे कि भाई आज भी दबंग हैं। अगर उनकी दबंगियत कम हो जाएगी तो उनकी पूछ घट जाती है। तो वो आज भी अपने को दबंग साबित कर रहे हैं इसी बहाने कि भाई हम इतने दबंग हैं कि अगर, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, 5-5 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे, तो उनको मालूम है कि कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता है, लेकिन अपनी बात कह के अपनी दबंगी को भी साबित कर रहे हैं, और अपने मुस्लिम समाज में भी मैसेज दे रहे हैं कि हमने, आप मेरे भाई मानते हैं ये, कि उनकी हत्या हुई तो हम, जिसने हत्या की उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। क्योंकि उनको मालूम है संविधान इसकी इजाजत नहीं दे सकता है, कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता है, तो उनको कुछ करना नहीं, केवल मुंह से अपनी लोकप्रियता को साबित करना है और अपना सिंपैथी गेन करना है, केवल पॉलिटिकल बयान है। चलिए, पर एक चीज अजय झा जी, एक चीज जो बड़ी गंभीर बात नजर आ रही है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई भी हत्या भी करता है और एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देता है। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने नाम को प्रचारित और प्रसारित करके अपने आप को अंडरवर्ल्ड में पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहता है। वो देखिए कहता क्या है कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम का साथ देगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। सवाल यह है कि दाऊद इब्राहिम और सलमान खान, बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई और उसके बाद फिर यह कहना कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम का साथ देगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद एक चीज तो बहुत साफ हो गया कि अब मुंबई का किंग कौन, मुंबई का डाउन कौन। जब डॉन की बात होगी, जैसे एक मूवी बनी थी ना सत्या, जिसमें मनोज वाजपेयी कहता है कि अक्खा मुंबई का डॉन कौन, तो इसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अब कहेगा कि अब मुंबई का डॉन कौन, और मुंबई का डॉन कौन में वो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। पैरेलल एक गैंग बना रहा है जो कि दाऊद के समानांतर हो, दाऊद के आभा मंडल को वो कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, और उसमें वो बहुत हद तक सफल हो रहा है। पर उसका एक बात जो कि बहुत हैरान और परेशान करता है वो ये है कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम का साथ देगा उसको मिटा दिया जाएगा, उसका हश्र यही होगा। क्या इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं है कि वो सलमान खान का भी साथ दे रहे हैं
और दाऊद इब्राहिम का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद ये स्टेटमेंट है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है। अब एक बात तो यह भी है, अगर आप इसे भी विचार करें तो ज़रूर किया जाना चाहिए कि अगर बिश्नोई इतने पावरफुल हैं कि वो किसी को भी मरवा सकते हैं, तो सलमान खान के लोगों को मरवा रहे हैं। सलमान खान पर तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो आपने कहा है कि कुछ तो कुछ है कि वो एक मैसेजिंग की बात है। मुझे नहीं लगता है कि मैसेजिंग से ज़्यादा कुछ है, चूँकि देखिए काला हिरन वाली बात जो है वो तो है, वो बिश्नोई समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो एक उसे काफ़ी लोग सम्मान के साथ देखते हैं। वो एक ऐसा समाज है जिसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग भी उसके सदस्य हैं। या ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कोई जाति है और वो और उसका एक उसके एक अपने गुरु हुआ करते थे 15वीं शताब्दी से, उसके बाद वो उनको लोग फॉलो करने लगे हैं। तो वो एक तरह से वैष्णव समाज है। वो उस तरह उसमें दूसरी जातियों के लोग भी और उससे दूसरे धर्म के लोग भी हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ये सीधे-सीधे मुस्लिम से ही जुड़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु एक मान्यता बन गई है कि वो एक अलग है। लेकिन अगर सलमान खान जी जो हैं, उन्हें तो सरकार की का पूरा प्रोटेक्शन है, ये बात सही है। लेकिन अगर उनके इर्द-गिर्द के लोग मारे जा रहे हैं, तो यह बात भी तो तय दिख रहा है कि मारे जा रहे हैं। तो अब कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है पॉलिटिकल लेवल पर भी, ये बात भी मानना पड़ेगा कि किस लेवल से कहाँ किसे सपोर्ट मिल रहा है, इसको इसकी एक गुत्थी है जिसे समझना अलग से पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर पप्पू यादव के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें, तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव जी ने, मैं यह नहीं मानूंगा कि पप्पू यादव जी का ये स्टेटमेंट उनके फेवर में देने के लिए हुआ है, इसलिए कि चूंकि उनकी एक पहचान बनाने में ये मदद करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो उनके समर्थन का मैं ये करता हूँ, उनके विचार का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो जाना पहचाना नाम है और इस तरह से वो बिहार में जाने जाने के लिए बिश्नोई को इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पप्पू यादव जी को फायदा है, उनको फायदा पॉलिटिकल है, वही एक मूव उन्होंने लिया है। और रिस्क तो वो जिस तरह के बाहुबली नेता रहे हैं, तो ऐसे नेता तो रिस्क लेते ही रहे हैं। अपनी जिंदगी का इन लोगों ने रिस्क लिया है और उसमें उन्हें कितनों को उसका फायदा मिला है, कितनों को नहीं मिल पाया है। और पप्पू यादव जी रिस्क लेने के लिए जाने भी जाते हैं। और दूसरा एक उनका छवि यह भी तो जुड़ा है कि वो काफी लोगों की मदद भी करते हैं और खुलेआम करते हैं, और बिना जाति बिना धर्म के करते रहे, उसका भी एक उनको बहुत बड़ा साइजेबल इम्पैक्ट उनके फेवर में भी मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। तो और लोगों को अच्छा लगता है कि उसका जो हीरो हो वो उस पर डिपेंड कर सके हर तरह से। तो वह उस इमेज को भी लोगों को पास ऑन करना चाहते हैं कि हम ऐसे अगर पूर्णिया क्षेत्र में अगर हम आपको इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी आपने हमें जिताया है, तो हम आपके लिए खड़े हैं। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, आप तो ये मैसेज को उन्होंने थोड़ा और वाइड करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है सत्ता में और सत्ता से बाहर, दोनों को उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भी कराने का कोशिश किया है। और रिस्क फैक्टर तो निश्चित तौर पर है। अब लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के बिश्नोई गैंग में अगर कुछ इस तरह का कुछ पता नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता और इस पर ज़्यादा कुछ बात कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं साफ समझ रहा हूँ कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। और अब चुनाव आने वाला है, बिहार का चुनाव होने वाला है, वो सीमांचल का क्षेत्र है और एक बहुत बड़ा सेक्शन है अपोजिशन पार्टियों के बीच जो हम मुस्लिम वोट के लिए कवायद कर रहा है। अब एक नया पर प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। तो अब ये किसको फायदा देगा, यह भी देखने की बात है। क्या इवेंचुअली ये इन पार्टियों को देखिए फायदा देगा देखिए या मैं लौट करके बिल्कुल आपकी भाजपा को देखिए ही फायदा मैं देगा? देखिए बिल्कुल देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं ना, क्योंकि जब जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है तो सलमान खान का भी नाम आ ही जाता है। सलमान खान का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि 2018 में सलमान खान की पेशी हो रही थी, तो पहली बार जान से मारने की धमकी मिली थी। 2019 में लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर संपत ने पहली बार सलमान के घर के बाहर पहुंच गया था, लेकिन तब उसके पास जो मौजूद हथियार थी उसका रेंज बहुत कम था और उसने हमले का प्लान टाल दिया था। 2022 में गैलेक्सी अपार्टमेंट के कुछ दूरी पर जॉगिंग पार्क में
सलीम खान जो कि सलमान खान के पिता हैं, उनको एक चिट्ठी मिली थी, उसमें भी इस तरह की बात लिखी हुई थी। 2023 में लॉर्ड्स फोटो वाले फेसबुक अकाउंट से पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को दी गई धमकी में सलमान खान का नाम भी लिखा हुआ। ये 5-6 बार सलमान खान को इस तरीके से धमकी दी गई है। तो लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या करने का मतलब भी बहुत साफ है कि सलमान खान से इनकी बड़ी नजदीकी थी। सलमान खान कल अस्पताल से छूटते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंच करके पूरी सुरक्षा उनकी बढ़ा दी जाती है, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, लेकिन फोन पर लगातार बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से वो बात करते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की क्या नजदीकी है, ये किसी से छिपी नहीं है। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन बाबा सिद्दीकी तो गोपालगंज से आते थे, बिहार से आते हैं। पप्पू यादव इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी जो 19-20% वोट मुसलमानों का है, वो बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि चुनाव अगले साल है। अगले साल 8-9 महीने बचे हुए हैं। इसमें लगता है कि पप्पू यादव क्या सीमांचल में मुस्लिम के रहनुमा के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में एक छत्र राज करना चाहते हैं, पप्पू यादव अपना पॉलिटिकल हित साधना चाहते हैं। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, क्या आपको लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट दे करके पप्पू यादव सबसे आगे बढ़ गए हैं, कम से कम सीमांचल में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है इन तमाम बातों से? नहीं, बोला ही उसी इसके लिए ही है। बहुत प्लान्ड है और जैसे हमने शुरू में कहा कि बहुत सोच समझ के उन्होंने बोला है। उनको उनकी और उनकी राजनीति का क्षेत्र भी वही है। सीमांचल की राजनीति करते हैं, उसी तरफ उनका जो भी उनका जनाधार है उस क्षेत्र में ज़्यादा है। अगर आप उसके दूसरे हिस्से में देखेंगे मुंगेर, भागलपुर आदि हिस्से में तो उनका कोई जनाधार पप्पू यादव जी का है नहीं। तो एक तो उनका जनाधार है, उस तरफ की वो राजनीति कर रहे हैं, उस तरफ के माने हुए नेता हैं। और अब लड़ाई बचती है कि जो अभी जो अल्पसंख्यक वोट है उसको लेकर जो सारे और एक चीज बिहार के लिए एक बड़ी अजीब सी बात क्या है कि ज्यादातर दल ऐसे हैं जो मुस्लिम वोटों पर अपनी अपनी दावेदारी करते हैं। प्रशांत किशोर अब नई नई दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हो या जेडीयू हो या कांग्रेस हो, सब लोगों को लगता है कि मुसलमान वोटर जो है उनके वोटर है। और ये नहीं तो वो लोग प्रयास करते रहते। एक चीज जो यहाँ पर चर्चा चर्चा में आनी चाहिए कि पप्पू यादव जी की आज स्थिति क्या है। सबसे मेन बात ये है क्योंकि पप्पू यादव जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन किया और इस आस से ज्वाइन किया था कि उनको टिकट मिलेगा, नहीं मिला। चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने के बावजूद भी कांग्रेस ने उनको अगर ज्वाइन कराया है तो आज के दिन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के बावजूद भी उनको पार्टी से निकाला नहीं। तो ये एक और चीज समझने की जरूरत है कि क्या कहीं न कहीं वो कांग्रेस का हिस्सा बने हुए हैं, भले ही उनको अभी जो है तो ये भी हो सकता है कि मैं कांग्रेस और वो लोग मिलकर आपस में कर रहे हों कि ठीक है जी, पप्पू यादव जी इस तरह का बयान दें, अल्पसंख्यकों का वोट उनकी तरफ मजबूत हो। तो ये हो सकता है और पूरी तरह से एक देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये कंप्लीट रूप से राजनीतिक बयान है और राजनीतिक बयान में जो खतरे की बात आप करें, पप्पू यादव जी अपने जीवन को रिस्क कर रहे हैं। पप्पू यादव जी की पूरी राजनीति इसी आधार पर है। जब वो बाहुबली थे तब भी वो इस तरह का रिस्क ले रहे थे, जब वो बाहुबली थे तब वो जो काम करते थे उसमें भी ये सारे रिस्क इन्वॉल्व थे। तो इसलिए उनको ये पुराना है, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि इस बार जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो काफ़ी खतरनाक अपराधी है और जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है, उस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का वो मुखिया है। और इसलिए भारत जैसे इतने बड़े देश को वो चुनौती दे पा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी है जो आप हम सारे लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि वो बहुत शातिर अपराधी है और वो जितना काम कर नहीं रहा है, उससे ज़्यादा अपनी प्रचार करवा रहा है और वो कहीं न कहीं अपने आप को पूरे समाज में एक तरह से घोषित करवा आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमने माना है कोई एक दुर्दांत अपराधी है वो। और ये भी वजह हो सकती है जो काला हिरण की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि एक अपराधी केवल इस बात से इतना ज़्यादा नाराज़ है कि काला हिरण के मामला में इसलिए वो सलमान खान को टारगेट कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने जानबूझ के एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो इस देश में बहुत पॉपुलर व्यक्ति और बार-बार उसका नाम लेकर वो अपने आप को जोड़कर उसके साथ अपने आप को पॉपुलर कर रहा है। आप उसकी स्ट्रैटेजी देखिए। आपने अभी 5 अ, घटनाएँ बताई जिसमें वो सलमान खान के नज़दीक पहुँचने या उसको मारने की कोशिश करता है, मार नहीं पाता है। और इसके बरक्स दूसरे नेताओं को या दूसरे जो लोग मारे गए उनको देखिए तो परफेक्टली वहां पर वो काम कर जाता है।
आप बताइए, मूसेवाला को मारना क्या छोटी बात थी? वो भी सिक्योरिटी में रहता था, उसको भी पूरी सिक्योरिटी मिली थी और मूसेवाला को भी पहले से ये दे रहा था और वो अलर्ट थे। करनी सेना का जो नेता मारा जा रहा है, वो भी कोई छोटा व्यक्ति नहीं है और अब जिसकी हत्या हुई, वो भी वायसरेनी की सुरक्षा वाला व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या, वो जानबूझकर, मुझे मेरी समझ ये कहती है कि सलमान खान को आगे करके वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है। वो अपने आप को, और वो पॉपुलैरिटी वाक़ई में बढ़ रही है, जब-जब वो धमकियाँ भी अगर वो देता है और कोई छोटी घटना करके फिर उसको बताता है, तो और ज़्यादा वो पॉपुलर होता है। बहुत प्लान्ड व्यक्ति है वो। अब बात ये है कि जब वो प्लान्ट व्यक्ति है और उसके कुछ पर्पसेज, आप देखिए एक नया एंगल अभी देना शुरू किया कि भाई दाऊद इब्राहिम के बाबा सिद्दीकी को हमने इसलिए मारा क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम के करीब। तो अब एक नया एंगल है, जिस एंगल पे पप्पू यादव बोल रहे हैं उसी एंगल पे ये भी काम कर रहा है। आप इस चीज को समझिए, पप्पू यादव भी अल्पसंख्यकों के वोट के लिए काम कर रहा है और वो भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्सेज अदर्स कराने की बातें कर रहा है। जब दाऊद इब्राहिम एक की छवि क्या है यहाँ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई जाएगा तो एक खास धर्म के मानने वाले लोग उसके करीब आएंगे, तो हो सकता है उसके बीच भी अपने को हीरो बना रहा है। सलमान खान के विरोध की जब बात कर रहा है, तब भी वो अपने आप को उसके बीच हीरो बना रहा है। तो बहुत मतलब, और ये एक चुनौती है भारत सरकार के लिए, और कि इसको बहुत जल्दी, चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम, देखिए छोटे मोटे क्राइम्स होते रहते हैं, उसमें पुलिस अपना काम करती नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और खास तौर पर 6 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई में कोई क्राइम नहीं है और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन धमकी दे करके और उसके बाद मार देना और फिर क्लेम करना कि ये हत्या हमने कराई है, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बड़ा चिंता का सबब है। सवाल ये उठता है विनय कुमार जी, कि इस तरह के नेता, चाहे अतीक अहमद की मौत हो, चाहे मुख्तार अंसारी की मौत हो, ठीक है, ये दोनों तो बाहुबली थे। बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन बाहुबलियों से हो सकता है, बॉलीवुड में हो सकता है, लेकिन वो बाहुबली के तौर पर तो नहीं जाने जाते थे, उस तरह की बात तो थी नहीं। लेकिन बाबा सिद्दीकी मुंबई में मारे जाते हैं और पटना में, बिहार में जबरदस्त रिएक्शन होता है। आपको लगता है कि ये भी एक अपीजमेंट की वजह से होता है, क्योंकि जो रिएक्ट करने वाले लोग हैं उनको मुस्लिम वोटों की चिंता है। पप्पू यादव आगे बढ़ जाते हैं, आरजेडी भी लगातार हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है। वो लोग जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो इस समय बहुत ज्यादा शुभचिंतक होने का एक कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपका शुभचिंतक हूं, मैं आपका रहनुमा हूं, मुझे चिंता है, देखिए बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है। आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में ये कोई मुद्दा होगा बिहार के चुनाव में? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा सिद्दीकी अपने इलाके में, गोपालगंज के इलाके में सोशल वर्क भी काफी किए, कुछ स्कूल वगैरह भी चलाते हैं। और जो गोपालगंज जानते हैं कि वो लालू जी का कर्म क्षेत्र रहा है, लालू जी उसी जिले से के नेता रहे हैं, वही जन्म स्थान रहा है, गोपालगंज ही उनका। तो उनका भी रिश्ता रहा है कांग्रेस के तारिक अनवर साहब से, बहुत गहरा रिश्ता रहा है बाबा सिद्दीकी का। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, एमपी है, इनका भी रिश्ता रहा। तो कई लोगों से इनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे और बड़े मिलनसार स्वभाव के थे और बहुत मामूली परिवार से। इनके पिताजी ही गए थे बॉम्बे और दर्जी वगैरह का काम करते थे, और उसके बाद अपने परिश्रम की बदौलत वहां अपनी एक पहचान इन्होंने बनाई। फिल्म जगत के लोगों में भी अपनी पहचान बनाई। इनके बहुत सारे फिल्मी एक्टर्स इनके मित्र रहे और इनकी पार्टियों में बड़ी संख्या में फिल्मी एक्टर्स आते थे। तो इन और पार्टी वगैरह करने का इनका शौक भी रहा बॉम्बे में। इनकी जो पार्टियां होती थी, बड़ी पार्टियां होती, तो और बिहार से भी ये अपना कनेक्शन बना के रखते थे। बिहार के जो लोग जाते थे जिनसे इनका रिश्ता है, तो उनसे मिलना जुलना बॉम्बे में। तो इसके कारण स्वाभाविक है, बिहार इनकी मातृभूमि रही है। कर्म भूमि तो निश्चित रूप से इनका बॉम्बे था। वहीं से 3 बार ये विधायक बने, मंत्री भी बने और पॉपुलर इस समय एनसीपी में। तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, चूंकि वहां पर जो अभी सरकार है वो एनडीए की सरकार है, तो और अगले साल बिहार में चुनाव है, तो एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन है। बॉम्बे में भी इंडिया गठबंधन के नेता एग्रेसिव है और यहाँ भी जो इंडिया गठबंधन के नेता है इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। और इसके पीछे ठीक है, वोट बैंक की तो राजनीति है ही, क्योंकि एक मुस्लिम संप्रदाय में या मुस्लिम धर्म के लोगों में
या मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों के बीच एक मैसेज जाएगा कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपके मैंने सब चीजों में साथ है, आपके दुख दर्द में साथ है। तो जो लोग नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी क्यों किया जाता है भाई? लोग कहते हैं अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो लोग कहते हैं हम राजनीति नहीं करते हैं, और यहाँ तो राजनीति करना है। तो राजनीति करना है तो आपको जोड़ना है। किन मुद्दों के साथ आप जुड़ेंगे? ये सब बड़ा पॉपुलर मुद्दा होता है कि इसके सहारे आप सिंपैथी गेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है तमाम नेता सिंपैथी भी गेन कर रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ इनके व्यक्तिगत रिश्ते भी रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इनको, और इनके जिन लोगों से व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं उनको भी मैं जानता हूं। इसलिए जो लोग से जिन लोगों से रिश्ता रहा है निश्चित रूप से दुखी रहे हैं, क्योंकि बड़े मिलनसार स्वभाव के ये थे। चलिए, अब देखिए, यहीं यहीं से सवाल उठ खड़ा होता है कि बिहार में आने वाले दिनों में दरअसल अजय झा जी होगा क्या? एक तरफ प्रशांत किशोर ये प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान के की जो 20% वोट है, आबादी है, उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए और उसको कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे साधा जाए। इसके लिए उन्होंने एक चीज तो सार्वजनिक कर दिया है कि 40 से ज्यादा लोगों को वो उम्मीदवार बनाने जा रहा है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि असुद्दीन ओवैसी भी कई सारे हिंदुओं को अपनी पार्टी में जगह दे रहा है। तो मुसलमान वोट के स्टेक होल्डर्स असुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी समझती है, जो कि हमें लगता है कि सीमांचल में दिखाई पड़ेगा। अगर हम तीसरे पार्टी की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो इन दिनों कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है कि मुसलमान अब हमें उम्मीद के तौर पर देखता है, और खास तौर पर जब कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हो तो मुस्लिम को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये चुनाव क्या पिछले कई चुनावों से अलग होगा, जब मुसलमानों के सामने कोई कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि आखिरकार किसको वोट दें, क्योंकि रहनुमाओं की कमी नहीं है। पप्पू यादव एक हैं, प्रशांत किशोर दूसरे हैं, आरजेडी कांग्रेस तीसरे हैं, और इस तरह आप देख लीजिए कई सारे लोग हैं। ऐसे में सवाल उठता है मुसलमान करेगा क्या? नवीन, विनय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अजय झा जी के पास आ रहा हूं। नहीं, जहां तक मुस्लिम राजनीति का सवाल है तो मुस्लिम राजनीति को आप समझिए। अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, जब वहां मुस्लिम को अपना नेता मिल गया तो सारे मुस्लिम अपने नेता अब्दुल्ला साहब के साथ चले गए, फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे के साथ चले गए। वहां कांग्रेस हाशिए पर चली गई। जहां मुस्लिम नेतृत्व नहीं है वहां मुस्लिम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिम का अपना कोई नेतृत्व है तो वो मुस्लिम उनके साथ जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। चलिए, अजय झा जी आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मुसलमान वोटों पे जो सेंधमारी का प्रयास है, कोई पार्टी, कौन सी पार्टी इसमें आपको आगे दिखाई पड़ रही? देखिए, अभी जो अपोजिशन पार्टियां हैं जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं, उससे आज से पहले और अभी की जो स्थिति है उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। अब मुस्लिम वोट उस तरह से नहीं पड़ते हैं जैसे पहले पड़ा करते हैं। अब मुस्लिम वोट सीधे इस तरह से पड़ते हैं कि ये सारे लोग उनके रहनुमा के तौर पर जरूर खड़े होते हैं, लेकिन क्या वो सत्ता में आ पाएंगे, क्या वो सरकार बना पाएंगे? उन्हें बहुत क्लियरली पता है कि ये लोग सरकार नहीं बना पाएंगे अपने दम पर। सरकार अगर कोई बना भी पाएगा तो वह या तो कांग्रेस होगी, और कांग्रेस जिसके साथ होगी वो होगी तो राजद के साथ है, तो निश्चित तौर पर ये फायदा अब सीधे सीधे किसी दूसरी अपोजिशन पार्टियों को उस तरह से नहीं मिलने वाला है जो पहले मिल जाया करता था, और उसका उन्हें नुकसान भी होता था। और नुकसान के तौर पर कांग्रेस जीत जाया करती थी कई जगह, और कई जगह बीजेपी को फायदा हो जाता था। अब जैसे कश्मीर वाली बात अभी जैसे उठी है, कश्मीर वाली बात एकदम अलग है। वहां इसलिए ऐसा हुआ है कि वहां जो उनका अपना नेता था वह सत्ता में लगातार रहा है। इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक मुस्लिम नेता है, क्योंकि उस तरह से तो ओवैसी से बड़ा कौन है। लेकिन ओवैसी को वोट उस तरह से नहीं मिल पाएगा अगर वो इंडिपेंडेंटली बिहार में कर, चूंकि लोगों को पता है, मुसलमानों को अच्छी तरह पता है कि ओवैसी साहब को देने से वो सत्ता में, अगर हाँ सत्ता पक्ष के साथ हो, अगर वो राजद के साथ आ जाए, कांग्रेस के साथ आ जाए, तो ओवैसी को फायदा हो सकता है, ओवैसी जी को। लेकिन
इस तरह से नहीं होगा और ये उन्हें पता है। इसलिए अभी देखिए ना, अभी जो हो रहा है, अभी पूरे नेशनल स्तर पर भी क्या हुआ है, मुस्लिम वोट बिल्कुल कंसोलिडेट कर गया है। वो किसी भी सूरत में भाजपा को वोट नहीं दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वैसे एक्सेप्शंस हर जगह है, अलग-अलग हैं। अब और ये लोगों को पता है, जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग भी बड़े संजीदगी से इस बात को मानते हैं, भले कह पाएँ या नहीं कह पाएँ हम लोग। वो एक अलग स्थिति है। मैं बिल्कुल क्लियरली इस बात को समझ रहा हूँ एज़ एन एनालिस्ट कि यह संभव नहीं है। अब बिल्कुल इसका फ़ायदा भाजपा को होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ फ़ायदा कांग्रेस के साथ जो कोई भी बड़ा दल होगा उसको होगा। वहीं पर डिवीज़न होना है। अब लेकिन बिहार में एक कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा नीतीश कुमार जी को लेकर के ज़रूर हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर लालू यादव जी से कोई कम नहीं रहे हैं। इसीलिए थोड़ा-सा मुझे बिहार में लगता है कि हो सकता है कि यहाँ नीतीश कुमार जी को और थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिल पाएगा। तो और वो अल्टीमेटली चूँकि उन्हें एनडीए में रहना है अगर, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिलेगा। तो इवेंचुअली यह जाकर के नीतीश कुमार और भाजपा के ही हिस्से जाने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, अगर वैसे आप देखें तो। और बिल्कुल। तो तो जहाँ तक तो तो इसका मतलब प्रोफेसर सुधांशु कुमार, क्या ये मान लिया जाए जो पप्पू यादव इतना प्रयास कर रहे हैं, प्रशांत किशोर इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद ओवैसी भी प्रयास करेंगे ही करेंगे, तो क्या ये लोग अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाएँगे क्या? नहीं, पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव चुनाव किसके साथ लड़े? क्या हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पप्पू यादव आने वाले विधानसभा में अकेले चुनाव लड़े? तब उनकी जो पार्टी थी वो चुनाव लड़ेगी। उन्होंने तो उस पार्टी का कांग्रेस में मर्जर कर दिया था उस दिन जब मिले थे। तो अगर एक तो ये हो सकता है कि वो अकेले लड़े, तब वो प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है जी, हमारे पास अल्पसंख्यक वोट आएगा। जो अगर वो अपनी पार्टी के साथ ही विधानसभा चुनाव में जाते हैं तब तो ये बात समझ में आए। और मान लीजिए 2 स्थिति हो सकती है। एक स्थिति ये हो सकती है कि पप्पू यादव जी कंप्लीट रूप से भी कांग्रेस को जॉइन कर लें। दूसरी स्थिति ये हो सकती है वो अपनी पार्टी के का अलायंस करने की कोशिश करें इंडिया गठबंधन के साथ। ये 2 प्रयास वो कर सकते हैं, जो अभी अगर हम लोग यहाँ पर बैठ के अभी लगभग है साल भर। तो अगर इन दोनों स्थितियों में उनको अल्टीमेटली ये उनका टारगेट तो रहेगा कि अगर अपने आप को मजबूत करना है तो अल्पसंख्यक वोट मिले। लेकिन जो अजय जी ने कहा, मैं मेरी पूरी सहमति है उस बात से कि आज के दिन, चूंकि पिछले विधानसभा में याद करिए 5 सीट ले गए थे ओवैसी साहब, और उसकी वजह से ये चर्चा रही बिहार में कि इसकी 4 वजह 4 से जो राजद अलायंस की सरकार बननी थी वो नहीं बन पाई। ये आरोप भी लगा। लगभग 8 सीट का लोगों ने अनुमान दिखाया, 5 जीते हैं और 3 और सीटें हैं जहां पर इम्पैक्ट किया था ओवैसी जी ने उस गठबंधन को हराने में, कह लीजिए, या अपनी 5 सीटें ले गए, 3 हरा दिया। तो आज के दिन में अल्पसंख्यक समाज ये देखेगा कि कौन सा संगठन है, कौन सा समूह है जिसको हम वोट देते हैं तो उसकी सरकार जो है राज्य में बनी, और उसमें वो चाहेंगे कि माइनस बीजेपी, मतलब जेडीयू से उनका कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन चलिए, ये बात भी सच्चाई है चलिए। कि वो माइनस प बीजेपी जो है वो चाहते हैं सरकार में। चलिए, इसके लिए पर एक वोटिंग बात तो करें। बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि पप्पू यादव ने गुस्से का इज़हार करके इस पॉलिटिक्स में अपने आप को बहुत आगे रखने का प्रयास किया है और साथ ही साथ एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से वो काफ़ी आहत हैं और अगर इस तरह हत्या होती रही तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने एक तरीके से देश की तमाम एजेंसी को एक चुनौती भी पेश किया है जिसमें इमोशंस कम और पॉलिटिक्स ज्यादा दिखाई पड़ता है। सवाल ये बर्दाश्त नहीं उठता है करेंगे से कि अपनी सेना लेके निकल जाएंगे। बर्दाश्त नहीं वही करेंगे, मैं कह पप्पू रहा जी हूँ, अपनी सेना अपनी लेके सेना, निकल हाँ, तो जाएंगे। इसमें इमोशन कम और पॉलिटिक्स ज्यादा दिखाई पड़ता है, बट बड़ा सवाल फिर भी है सलमान खान की सुरक्षा का। अब भले ही लॉरेंस बिश्नोई भी अपराधी है, लेकिन उसके भी सारे मूव्स पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिकल तौर पर दिखाई पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या महाराष्ट्र की सरकार समुचित सुरक्षा सलमान खान को दिला पाएगी? लेकिन पप्पू यादव के स्टेटमेंट के बाद जो कहते हैं राजनीति चरम पर है, अब इसका असर क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएगा, हर ऐसे अवसर को लोग भुनाने का प्रयास करेंगे जिससे राजनीतिक रूप से उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैं भी पप्पू यादव के इस प्रयास को इसी कड़ी में देखता हूं। हालांकि उन्होंने कुछ बातें बहुत सही कही हैं कि किस तरीके से एक आदमी पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पप्पू यादव इसके आड़ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बिहार की बात में इतना ही। विनय कुमार जी आपका, अजय कुमार झा जी आपका और प्रोफेसर सुधांशु कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में
शिरकत करने के लिए आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद और शुक्रिया। टीवी 9 से लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए ताजा तरीन खबरें। धन्यवाद, नमस्कार।